वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे मेहमान। बात हो रही थी बिहार में एसआईआर की ड्राइव जो इसी की चली है। 6 दिन हो गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिए हुए, लेकिन किसी पार्टी ने अभी तक कोई एतराज उस लिस्ट पर नहीं किया है। 6 दिनों में आम लोगों ने जरूर कुछ उसमें अपनी जो बातें हैं कि भाई ये नाम कटना चाहिए, ये नाम जोड़ना चाहिए, ये आवेदन आए हैं। अब आपको बताता हूँ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मॉनसून सत्र के 13वें दिन आज भी गतिरोध जारी रहा और मुद्दा एसआईआर का ही था। जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो इस पर चर्चा की मांग कर रही हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रियंका गांधी बोली कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करके बात खत्म क्यों नहीं करती। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट का अधिकार अगर छीना जाएगा तो आवाज संसद में नहीं उठाएंगे तो कहां जाएंगे। गौरव गोगोई कांग्रेस के, उन्होंने सरकार पर कुछ छिपाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसे किस बात का डर है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एसआईआर को इंटेंसिव डिलीशन एक्सरसाइज करार दिया। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? बंद करो, बंद करो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ डिस्कशन। इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रिजॉल्व विद इन 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहाँ आवाज उठाएं। इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहां आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वो जाति के आधार पर तय करते हैं कि जाति के आधार पर उनकी विचारधारा को कौन सूट करता है। उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है कि पुलिस कौन सी लगाई जाएगी, एसओ कौन लगाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप, और पिछले चुनाव में सुनने में आया है 100 वोटों का फर्जी दिया गया था। और एक बार हमारी खुद की शिकायत पर जब मैंने शिकायत की और आयोग ने नोटिस दिया। देखिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो किस बात से डर रहे हैं। आखिर ये लोगों का वोट देने का अधिकार है, वोट की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। सदन के अंदर अगर देश के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी, जायज सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो कहां उठाएंगे। ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं। ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में एक नाम को। तो ये समझता हूं कि सरकार अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के पास 2-2 एपिक नंबर हैं। मनोज झा जी कह रहे हैं कि डिलीशन एक्सरसाइज है। एनीवे, अच्छा, ओवैसी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया इस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि बिहार के एसआईआर का नतीजा साफ है। 56 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और सबसे ज्यादा नाम उन जिलों में कटे हैं जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है और जहां के लोग रोजगार की तलाश में मजबूरी में देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया का नुकसान उन भारतीयों को उठाना पड़ रहा है जो सबसे कमजोर हैं, जिनके पास उनके वोट के अधिकार के अलावा और कोई आवाज नहीं है। तो यहां उन्होंने अपना मुस्लिम कार्ड खेल दिया ओवैसी साहब ने। बाकी लोगों की बातें आपने जो है सुनी ही हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो ये कि मनोज झा जी पता नहीं प्रोफेसर हैं, कैसी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों में खोजना है। अरे भाई, वोट अपने बूथ पर खोजना होता है। मतलब बेसिक समझना चाहिए, बूथ पर खोजना होता है। और अब तो बूथ में भी चुनाव आयोग ने बिहार से उसको शुरू कर दिया है। सिर्फ 1200 लोग हर बूथ पर हर पार्टी का बीएलए होता है। बिल्कुल होता है, हर बूथ पर, हर बूथ पर। तो फिर क्या दिक्कत है? कितने तो कोई मुश्किल कितने वोट होते होंगे एक बूथ पर? अरे वो रोल होता है। 1200 एक बूथ पर, 1000 से 1200 लोग। पहले ज्यादा हो जाता है। मतलब एक आदमी को 1000-1200 की लिस्ट ही संभालनी, बिल्कुल इतना ही काम है ना। आपको नहीं, इस बार और आसान कर दिया सर। इस बार 96,000 बूथ बना दिए बिहार में चुनाव आयोग ने कि लोगों को ज्यादा समय न लगे और ज्यादा बूथ बड़ा ना हो। 1100 वोट का एक बूथ बना दिया है और 96,000 बूथ बना दिए। अब इतनी सुविधा आपको दे दी, काम आसान हो गया, बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, आप व्यक्ति का काम भी आसान हो गया। आपको खोजना है तो आप जिस जगह पर आपका है वहां जाकर पता कीजिए। अगर नहीं है तो डालिए अपना क्लेम। मतलब ये बड़ा आसान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कितना हंगामा क्यों हो रहा है। मैं जाता हूं, मेरा नाम अगर है तो बड़ा अच्छा है, देख लीजिए पिता का नाम,
पता, उम्र सब ठीक है कि नहीं? अगर ठीक है तो बड़ा अच्छा है, नहीं ठीक है तो आप जाकर लिख कर कहिए कि भाई हमारे पिताजी का नाम गलत हो गया है, हमारा जो जिसको कहते हैं कि पहचान जो है वो थोड़ी गलत लिख गई है, हमारी उम्र गलत लिख गई। नाम भी आपका नहीं है तो वहीं फॉर्म लीजिए और तुरंत उसको फिर से डाल दीजिए और कहिए कि भाई हमारा नाम नहीं किया है। इतना सा काम करना है। और उस पर हंगामा क्यों किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चर्चा चाहिए पार्लियामेंट में। नहीं, इस पर चर्चा क्या होगी मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूं। भाई आपको इसमें तो तथ्य देना है ना, वो किसके सामने दे रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऐतराज आपको किस पर है? ऐतराज कह रहे हैं कि सरकार और चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो आप वहां चर्चा क्या करेंगे? सरकार कौन सा जवाब देगी? और क्या किसी मिनिस्टर के जवाब को विपक्ष मानेगा? आप हमसे सवाल करेंगे और हमारे जवाब को मानेंगे नहीं। समझ नहीं रहे आप। ये विपक्ष को चाहिए मौका, फ्लोर चाहिए, उनको मंच चाहिए ये कहने के लिए कि इलेक्शन कमीशन और सरकार चोर है। मैं यही तो कह रहा हूं, तो वो तो कह रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि सरकार, तो जैसे आप सवाल पूछते हैं ना, तो सरकार चल रही है ना, मिनिस्ट्री कोई कौन सा मिनिस्टर इसमें जाकर जवाब देगा जरा बताइए? या सिर्फ चर्चा कर लेनी है, फ्लोर है बहुत अच्छा है इसके लिए चर्चा कर लेनी है? चर्चा तो कभी भी चुनावी आप करिए ना, पॉलिटिकल रिफॉर्म पर करिए, कहिए कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म पर नहीं हो सकती, एजेंडे हैं। इस पर नहीं हो सकती। इस पर क्यों होनी चाहिए? मतलब आप इसको तथ्य के तौर पर समझिए ना। मतदाता सूची बनाना चुनाव आयोग का अधिकार है। आप कह रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो चर्चा क्या करेंगे? आप मान रहे हैं कि गड़बड़ है, एक पक्ष कह रहा है कि सही है, तो बचा क्या? सर्वोच्च न्यायालय। हमने एक दिन पहले भी बात की थी, इस पर डिस्कशन हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट है इसलिए कि डिस्कशन किया जाए ऑन एनी इशू। ऑन एनी इशू, ठीक है। और उसमें कोई भी इशू, हर बार क्या होता है कि, अब मैं आज आपको बता देता हूँ कि इस इशू पर इस सेशन में चर्चा होगी ही ही। उसके बिना ये सेशन खत्म नहीं होगा। और सरकार इस सेशन से 21 तक है, 15 दिन बचे। हाँ। पहले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पे भी चर्चा नहीं करनी चाह रही थी, देश का विषय है, सेना का विषय है। नहीं, आपने 4 दिन उस पर बोल दिया था कि चर्चा चर्चा की। करेंगे। और एसआईआर में मना मुझे नहीं किया। समझ में आता कि चर्चा करने में क्या परेशानी है। इन्होंने एक बात की, उसका जवाब आपके पास दी। इन्होंने कहा कि कौन जवाब देगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से? सरकार, इलेक्शन कमीशन नहीं, पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा होगी। यही तो मैं कह रहा हूं, पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म। मैं तो कह रहा हूं बल्कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, एक मोशन ले आना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म पर डिस्कशन के लिए, और उसमें एसआईआर पर बात होगी, उसके जरिए एसआईआर पर बात उस पर उसमें एसआईआर कोई वहां पर कानून तो बना हुआ नहीं है कि आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बात की तो एसआईआर पर बात कहना पड़ेगा ना। पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करिए कि नहीं करिए, वो उनको देखना। हम थोड़ी बताएंगे कि क्या कह रहे हैं वो, कि क्या करना है नहीं करना। लेकिन मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट में एसआईआर पर भी, यदि देखिए एसआईआर है क्या, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट है ना। तो यदि हमारे जो लोग हैं इलेक्टोरल सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे, तो इसका जवाब देना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, वैसे बिहार के बाद बंगाल में भी जो है एसआईआर को लेकर खूब घमासान होने वाला है, शुरू ही हो गया है, क्योंकि बंगाल में चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन के आदेश दे चुका है। इस आदेश के बाद ममता बनर्जी बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि ये एनआरसी जैसी प्रक्रिया है, इसे बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बंगाल में करीब 1 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और वो वोटर भी हैं, इसलिए यहां तो एसआईआर होनी ही चाहिए। लेकिन एसआईआर करेगा कौन? बीएलओ करेगा क्या? तो दावा किया जा रहा है यहां पर बंगाल को लेकर कि बीएलओज ने, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ने, ठीक ये होता है ना सर, ये इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन का बीएलए जो है पार्टी का, उसने फिर इसको करेक्ट कीजिए। इलेक्शन कमीशन कोई आदमी, स्टेट की मशीनरी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम, लेकिन वो नहीं, बीएलओ सरकारी आदमी है ना, सरकारी आदमी, ठीक है, बूथ पर बीएलओ होता है। अब खबर बंगाल से ये आ रही है, इंटरेस्टिंग है कि बीएलओज ने अपने लॉगिन पासवर्ड लोगों को ही दे दिए कि तुम खुद ही फॉर्म भर के सबमिट कर दो, हमको ना करना पड़े। हम तुम्हारे दरवाजे जाएंगे, तुमसे लिख पूछेंगे, फिर हम उसको टाइप करेंगे, फिर हम भेजेंगे, तो तुम हमारा लॉगिन पासवर्ड लो, तुम ही कर लो इस काम को। वैसे एक सेंस में देखें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप लोगों को सीधे अधिकार इस बात को दे रहे हैं, लेकिन एक प्रक्रिया थी और ये हुआ वहां पर, तो चुनाव आयोग हरकत में भी आया और कई बीएलओ को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन बंगाल में मुझे ऐसा लगता है बिहार से ज्यादा हंगामा होगा। सर, ये लॉगिन पासवर्ड देने का काम बंगाल के लोग ही क्यों करते हैं? ये अच्छा देखिए, बिहार में जिस तरीके से हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जिसे लगभग क्लीन चिट दे दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये आपत्ति होती एसआईआर की एक्टिविटी पे थे तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से अपने ऑब्जर्वेशन देता। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोका नहीं है बिहार के अंदर, तो यह तय है कि बिहार में बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट है और सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात से अवगत करा दिया है। अब चुनाव आयोग पूरे देश में से लागू करने जा रहा है। बिहार में तो यह आरोप लगा रहे थे कि भाई 3 महीने पहले आप कैसे करोगे, उसको भी चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से करके बता दिया और 65,66,000 लोगों के लिए समय भी दे दिया 1 महीने का। अब बंगाल में तो अभी समय है ना, अगले साल चुनाव है, तो पूरा समय है बंगाल में चुनाव करवाने के लिए।
अब ममता बनर्जी को क्या आपत्ति है इसके अंदर? अगर जो लोग बिहार से पलायन कर अगर देश के दूसरे हिस्से में चले गए, जो मर गए हैं, जिनका जो 2 जगह नाम है, अगर उनका नाम कटता है तो ममता बनर्जी को इसमें क्या दिक्कत है? मुझे लग रहा है ये पूरा है कि उनको शक है कि आप हम केवल हमारा वोटर काटोगे घुसपैठिए के नाम पे। यही तो बिहार में कहा जा रहा था। यही अभी जो ओबीसी कह रहे थे कि मुसलमानों के एरिया में काटा है। हाँ। सबसे ज्यादा पटना में कटे 3,95,000। पटना क्या मुस्लिम बहुल एरिया है? ठीक बात है। गोपालगंज में 3 लाख के करीब कटे। क्या गोपालगंज सर, आगे 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 बढ़ते हुए इस पर आपको उत्तरकाशी का अपडेट दे देता हूं, क्योंकि वहां उत्तराखंड की उत्तरकाशी का धराली गांव है, बड़ा गांव। वहां करीब 24 घंटे पहले जल प्रलय आई थी। यही 1 बजे के आसपास का समय था और ऐसी तबाही लोगों ने जो कभी देखी नहीं थी। 34 सेकंड में तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया वो जो फ्लैश फ्लड आया। उत्तरकाशी के धराली में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 150 लोग बचाए जा चुके हैं। यहाँ एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्मी की टीम्स लगी हुई हैं। जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी सर्वे किया है, हालात का जायजा लिया है। आपको बता देते हैं कल दोपहर 1:45 पर उत्तरकाशी में 3 जगह पर बादल फटने की घटना सामने आई। इसके बाद खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर पानी के साथ जो मलबा आया, उसने धराली में मकान, दुकान, घर, होटल सब कुछ बर्बाद। जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं ना, प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने आपने देखे होंगे बच्चों के पास घर के, जैसे उसके ऊपर कोई पानी डाल देगा तो कैसे बह जाते हैं, ऐसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह गई। आंखों को यकीन नहीं हुआ जब देखा, जब तस्वीरें आई, और सबने उस वक्त ये महसूस किया कि ये प्रलय होती तो ऐसी ही होती है। उन लोगों के लिए तो ये प्रलय ही थी। अच्छा, केवल धराली में नहीं, हर्षिल और सुखी में यहां भी बादल फटने की घटना सामने आई है। हर्षिल में बादल फटने से सेना के भी 11 जवान लापता हैं। सीएम जो है वो जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ जो तबाही हुई है उसके बाद अब तक 130 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। रेस्क्यू वर्क अभी जारी है। लोकल लोग भी उसके अंदर मदद कर रहे हैं, क्योंकि गांव का एक हिस्सा बच गया था, एक हिस्सा पूरी तरीके से बह गया था। मैं आपको वहाँ का अपडेट दे देता हूँ। अनामिका गौर हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, धराली के रास्ते में भी हैं। हमने ये भी देखा कि कई जगह रास्तों में सड़कें ही गायब हो गई हैं, कई मीटर तक सड़क नहीं है, क्योंकि वो हो गया, मड स्लाइड हो गया, लैंड स्लाइड हो गया। अनामिका, आप अभी कहाँ हैं और क्या मिल रही हैं खबरें इस वक्त धराली से? जी सौरभ, हम भी धराली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जब हम भटवारी पहुंचे तो ये वो जगह है जहां पे सड़क पूरी तरीके से टूट गई है। सुबह 6 घंटे से सौरभ हम आपको बता दें कि सड़क को दोबारा बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यही रास्ता है जो सड़क का रास्ता है, धराली के लिए जाता है। और इसके आगे एक और पुल है सौरभ, जो पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है। तो प्रशासन का कहना है लगभग आज शाम तक ये सड़क जो है ये पूरी तरीके से बना ली जाएगी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे कम से कम 15 एम्बुलेंस है जो इंतज़ार कर रही हैं, खाने पीने का सामान है, डॉक्टर अभी भी यहीं फंसे हुए सौरभ। और अगर ये यहाँ से आगे बढ़ भी जाते हैं, 16 किलोमीटर बाद एक जो पुल बह गया है सौरभ, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर धराली जो है वो दूर है। जहाँ पे आपदा आई वो जगह यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक पुल वॉश आउट हो गया है। तो उस पुल को एक अस्थायी पुल बनाने के लिए कल शाम तक का समय लग जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर हम आपको बता दें कि मौसम जो है अभी उत्तरकाशी में साफ हो गया है। जो हवाई सेवा है वो शुरू हो गई है, यानी देहरादून से जो टीम स्टैंड बाय पे थी, अब वो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी पीछे अगर वो दिखा पाए, एक हेलीकॉप्टर जो है वो सेना का जा रहा है, जो अभी राहत सामग्री और सेना की टीम जो है रेस्क्यू टीम उसे धराली पहुंचा के वापस अब देहरादून जा रहा है, क्योंकि अभी सीएम धामी भी यहाँ मौजूद हैं और हर एक चीज़ का जायजा लिया जा रहा है। सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और पैदल मार्ग एक सहारा था। सुबह कई टीमें पैदल निकली हैं सौरभ, 45 किलोमीटर पैदल। अनामिका बस एक सेकंड रुकिएगा, ये अभी जो दूसरी तस्वीर आ रही है, ये जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जब हवाई दौरा किया वहां का, तो वहां उनके हेलीकॉप्टर से जो तस्वीर दिखी है वो आप देखिए। आपको नीचे जो बिल्कुल सपाट मैदान जैसा दिखाई दे रहा है ना, यही लोगों के घर मकान दुकान थे, यही होटल बने हुए थे 5-5, 6-6 मंजिल के, और अब आपको वहां पर केवल और केवल मलबा दिखाई देता है, मड। ये गाद है, कीचड़ है, इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं, चट्टाने हैं, जो सब बह करके आया और उनके सामने
तिनके की तरह बह गया सब कुछ। एक सेकंड वो बिल्डिंग्स खड़ी नहीं रह पाई, इतना फोर्स था जो पीछे से आया था। ये देखिए आप, ये अभी जो दिखाई दे रहा है जैसे, तो बिल्कुल जैसे कहते हैं नक्शा ही बदल दिया। प्रकृति ने इस गांव का पूरा जो स्ट्रक्चर था वही छिन्न भिन्न कर दिया है। एक तरफ कुछ लोग जो हैं वो बच गए, लेकिन जिस तरफ मलबा जो था, पानी और मलबा वो जिस तरफ को बहा, उसके सामने तो फिर कुछ नहीं बचा। नीचे रोड भी आपको दिखाई दे रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड वहाँ मशीनरी भी है। ये सब चैलेंजेस होते हैं कि इतना भारी, इतना मलबा हटाना। ये देखिए ऊपर से आपको ये दिखाई दे रहा है, किसी घर की छत दिखाई दे रही है। ये 3-4 मंजिल का घर होगा, केवल छत दिखाई देती है, तो वहाँ तक मलबा जो है वो भर गया है। अब इसमें जान को ढूंढना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कल मैं सुन रहा था एक एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिसर को, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कहीं लाइफ अगर है तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां तक पहुंचना ही अभी तक चैलेंज बना हुआ है। 2 घंटे हो चुके हैं घटना। और जो लोग अभी मलबे में जो लोग लापता हैं वो या तो बह गए या मलबे में फंस गए, 2 ही संभावनाएं। तो उनका कहना ही था कि बड़ा मुश्किल होगा मलबे के बीच में से लोगों को निकालना, और होंगे लोग इसके अंदर फंसे हुए। अनामिका, तस्वीरें अभी आ रही थी तो मैं वो उनकी बात कर रहा था। धराली तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रकृति ने तहस नहस ही कर दिया। बिल्कुल सौरभ, एक बहुत सुंदर कस्बा था जहां कई जो है होम स्टे थे, 4 से 5 मंजिला घर थे, होटल बनाए हुए थे, जो 30 से 35 सेकंड में एकदम मलबे में धंस गए। लेकिन अभी भी प्रशासन ने वो नंबर जारी नहीं किया है कि धराली में अभी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, यानी अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती है, वहाँ फंसे होने की उम्मीद है। इसलिए सबकी नज़र रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। सड़क मार्ग से जाना नामुमकिन सा है, पैदल मार्ग से टीमें पहुंच रही हैं, और अब जब हेली सेवा शुरू हो गई है, हेली जो रेस्क्यू है वो शुरू हो गया है, तो एक उम्मीद की किरण जागी है कि जल्द से जल्द बहुत से लोगों को वहां से बाहर जिंदा सौरभ निकाला जा सकता है। जी ठीक, अनामिका आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनामिका अभी रास्ते में है, आपने देखा, उन्होंने दिखाया आपको लाइव, सड़क बह गई है, तो एक पुल टूट गया है, आगे पुल बह गया है। ऐसे में सड़क मार्ग से वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। पुलिस, जो मेडिकल टीम्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो नहीं जा पा रही हैं। अब ये सारी चुनौतियाँ जो हैं एक साथ आती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन समीर जी, अभी चीफ मिनिस्टर को हम देख रहे थे, ये मेरे ख्याल में खुद भी उन्होंने प्रयास किया वहाँ जाने का। बिल्कुल, कल जब ये घटना सीएम को पता पड़ी, उसके बाद से लगातार सीएम एक्टिव इस मामले को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पे वॉच रखे हुए। उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी धामी साहब से फोन पर बात की, और तब केंद्र से पूरी सहयोग करने का आश्वासन भी उनको दिया है। केंद्र से भी एजेंसियां गई हुई है, लेकिन इस तरीके से अचानक हो जाना और पूरा गांव का गांव, मतलब कस्बा पूरा मटियामेट हो जाना, उसके अंदर दब जाना बहुत मुश्किल होगी। इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जब पानी पड़ रहा हो, बरसात का मौसम हो, रास्ते टूट गए, ब्रिज टूट गए, अब कैसे, अब कहते हैं कि सेना का कैंप, पूरा का पूरा कैंप सैनिक जो थे वो उसके अंदर बह गए, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, कि लोग इतने भारी हैवी मशीनरी लेकर वहां जाना। हालांकि आसमान साफ है तो हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जब तक ब्रिज नहीं बनेगा, रोड रास्ता नहीं बनेगा, वहां पर जाकर डॉक्टरों को जाके वहां इलाज करना, लोगों को निकालना एक बड़ा मुश्किल काम अभी प्रशासन के सामने है, और बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर इस काम को अंजाम दे, क्योंकि कई लोग अभी जिंदा होंगे उस मलबे के अंदर। तो हमारे सहयोगी, हमारे 2 सहयोगी वहां पर, अभी अनामिका रास्ते में थी, अभय पराशर भी वहां जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी है हमारे पास, और चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है वो भी सुना देते हैं आपको। के भटवाड़ी में मौजूद है, जहां पूरी सड़क धंस चुकी है। ये वो सड़क है जो धराली के लिए जाती है। धराली यहां से 35 किलोमीटर दूर है। धराली में कल बादल फटा और जिसके बाद वहां पे तबाही हो गई, लेकिन ये तबाही केवल धराली में नहीं हुई। धराली से उत्तर काशी आते हुए पूरे रास्ते में इसी तरीके का मंजर है। और जो ये सड़क आप देख रहे हैं, ये वो सड़क थी जिससे रेस्क्यू टीम ने धराली में जाना था, जहां आपदा आई वहां पहुंचना था, लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से जमी दोष हो गई है। नीचे की सड़क में जा मिली है। लगभग 110 मीटर का ये रास्ता है जो इस समय पूरी तरीके से टूट चुका है, और अब दूसरा रास्ता जो है वो विकल्प के तौर पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम खंगाल रही है।
क्योंकि यहाँ से अब जो मशीनरी है, जो एनडीआरएफ का सामान है, वो धराली नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ पे टीम तो मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन उनके पास मदद नहीं है। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। ये कुछ नई तस्वीरें हैं। चीफ मिनिस्टर को वहां दिखाया जा रहा है कि क्या क्या डैमेज हुआ है, कहाँ क्या काम चल रहा है। सेना के अफसर ही आप देख रहे हैं, उनको वो ब्रीफ कर रहे हैं। विजय जी बता रहे थे हर्षिल जो यहाँ बहुत नज़दीक है, 4 किलोमीटर कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ आर्मी बेस भी है, तो सेना तुरंत मदद पहुंचाने में कामयाब हो गई वहां पर। लेकिन सेना का खुद का आपने देखा नुकसान हुआ, 11 वहां पर भी लापता है। क्लाउड बस्ट हुआ ना उधर के इलाके में भी। लेकिन सबसे बेहतर बात यही हुई कि वो 3-4 किलोमीटर पर हर्षिल है, वहां से सेना सबसे पहले आ गई है। ये एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बाद में पहुंचने, क्योंकि वो उसके करीब नहीं 150 लोग तो कल ही लग गए थे, कल ही लग गए। हाँ, तो वो लोग क्योंकि पूरा कैंप वहां से तुरंत 15-20 मिनट में मेरे ख्याल से वो लोग वहां पर पहुंच गए थे, सेना के लोग, और उस वजह से एक बड़ा फायदा हुआ। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच रही है। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये उत्तरकाशी 75 किलोमीटर है धराली से, तो इतना पास नहीं। जैसे ये अनामिका भी है तो वो 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर, और उसके बीच में वॉश आउट हो गया पुल और सड़क, तो वहाँ से डिस्कनेक्ट है। वहाँ पर पहुँचना इतना आसान काम नहीं। तो हेलीकॉप्टर से ही पहुँच सकते हो? उससे ही हेली जो सर्विस है उससे पहुँच सकते हैं, और वो भी तब पहुँचेंगे जब वेदर ठीक हो, जैसे वो बता रही कि अच्छी खबर है। क्या तस्वीरें कुछ और आ रही है, ये देखिए जरा। और इसमें एक बात और समझने की, क्या है, ये तो पुल जैसा लग रहा है। पुल जैसा है ये पुल, वो वहाँ का ही होगा ना। ये देखिए घरों मतलब घर, इसमें महत्वपूर्ण बात समा गए हैं मलबे में। सौरभ सर, समा गए वो तो ठीक है क्योंकि बड़ी त्रासदी है ये जी। लेकिन ये मैन मेड वो है त्रासदी, मतलब क्लाउड बस्ट होना तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जहाँ यदि आप उसको देखेंगे तो जो घर गिरे हैं, आप इस पूरे को धराली को देखें तो एक लेफ्ट साइड में जो घर है वो ऊपर पहाड़ी पर बने हुए हैं, उनमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है। आप कैचमेंट एरिया में घर बनाए हुए और होटल्स बनाए हुए हैं। वो सौरभ साहब जैसे बड़े लोग जाते हैं जिनको कहा कि रिवर व्यू होना चाहिए, तो वो कैचमेंट एरिया में जब होटल्स बनाते हैं तो वो सारा के सारा वॉश आउट हुआ है। आप ये मत कहिए कि नदी वहाँ पर आ गई, आप नदी के रास्ते में बैठे थे। वो क्लाउड बस्ट जो हुआ है, वो जो पूरा पानी आया, वो उस रास्ते में जो लोग बैठे हुए हैं उनका हुआ है। कल एक और अच्छी पॉजिटिव बात हुई कि धराली में उसके आसपास कोई मेला था, तो गाँव के ज़्यादातर लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो इसलिए भी कैजुअलिटी कम है। और फिर सेना वहाँ पर पहुँच गई तो वो कैजुअलिटी थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें काम हुआ। 580 लोगों का गांव है ये धराली, और उसमें से करीब टूरिस्ट नहीं रहे होंगे, टूरिस्ट नहीं थे मानसून की वजह से। यहाँ पर क्या होता है, चाय के लिए रुकते हैं एक्चुअली धराली में, जो है वो मिल रही है। गंगोत्री का रास्ता ये, गंगोत्री जो लोग जाते हैं उनके लिए मिडवे की जैसे काम में आता है ये। लेकिन आप देखिए उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, और इस साल तो अति हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि भाई हिमाचल विनाश की ओर जा रहा है, तो आप जब तक वो मैन मेड त्रासदी को, मतलब जो पूरा एक्सरसाइज है उसको नहीं रोकेंगे तो। देखिए, इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि जब ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है तो हम सब की चिंता में आ जाता है कि सब कुछ मैन मेड है, और हम अभी पहले भी यही बात कर रहे थे। ये ठीक बात है कि कई जगहों पर जो वर्ज है, जो किनारा है, वहाँ पर ऐसे रिसोर्ट, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड में ऐसे जितने गाँव में जहाँ भी ऊपर गया हूँ, चूँकि 2 साल मैं देहरादून रहा और उसके इर्द गिर्द जगह जगह रिपोर्टिंग के लिए भी मैं गया हूँ, तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ गाँवों की स्थिति पहले और ख़राब थी। वो और ज्यादा वर्ज पे दिखते थे, आप उसको चढ़ते हुए जाते थे, 1-1, 2-2 घर होते थे, और कहीं कुछ ऐसी मुश्किल आ गई तो आप, अब क्या है कि सड़कें हो गई। जब सड़कें हुई तो जाहिर है कुछ काट के भी बनेगी, उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो कल हुआ है, ये मैन मेड से ज्यादा, जिसको आप कहते हैं ना कि इस आपदा पर किसी का वश नहीं चल सकता, आप कितना दूर हो सकते हैं। और इसकी मतलब आशंका और उम्मीद के बीच में कुछ चमत्कार हम लोग खोज रहे हैं, जो लोग बचे होंगे। कोशिश तो है कि ऐसा कुछ। अभी देखिए, अब जैसे घर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी ठीक कहा, ये रिवर बेड के बिल्कुल पास बने हुए थे, और वहां जब वो उस बरसाती नाले में जो है आया मलबा, उसके बाद आप देखिए
कई घर तो गायब ही हो गए हैं, कई कुछ की छत दिख रही है, इसमें एक दो तीन मंजिल तक मलबा है। पहाड़ी गांव में जितने भी ऐसे होंगे, वो जैसे जैसे नदी या पानी का रास्ता होता है उसी के इर्द गिर्द से घर गांव बसते हैं। ये भी एक समझने की जरूरत है। तो जो बहुत ज्यादा वैसा है तो अलग बात है, आप एकदम बसावट तो वैली में ही होती है। हाँ, तो आप अगर एकदम उसके कैचमेंट में जाएंगे तब तो। और लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये काम होगा कैसे। मतलब एक तो ये कि केदारनाथ हुआ था तो उसकी कोई तस्वीरें तो ऐसा सच थी नहीं, जब वहां पर वो झील टूट गई और वो पानी आ गया। बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ तो सब कुछ कैमरे में हमने देखा ना होते, और अब दिखाई दे रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है। तो ये लगता है कि इंसान इससे लड़ेगा क्या। अब ये घर जो है ये अच्छी खासी खत्म हो गया है, वो घर 2 मंजिल, वो आप 2-3 मंजिल का मकान, कि वो घर कैसे ये इतना मलबा क्या हटाया जा सकता है? हार्ड हो गया, ये मलबा हार्ड हो गया, ये हटाया नहीं जा सकता, नहीं हटाया जाता है, वो सीमेंटेड हो जाता है, सीमेंटेड मतलब हार्ड हो जाता है। कैसे आप उसको ड्रिल तो अब ये नई जमीन तैयार हो गई, नई जमीन तैयार हो गई। मतलब इसको समझ नहीं जब क्लाउड बस्ट हुआ था तो जो ऊपर से पानी आ रहा है मलबे के साथ, तो उसमें आप देखिए तो नीचे करीब 1 दर्जन लोग भागते हुए भी उसमें दिखे और वो अचानक गायब हो जाते हैं। तो अब मतलब इसका सही नंबर कभी मेरा ये सवाल है सर, आपने रेस्क्यू वर्क्स भी देखे होंगे कि अच्छा एक सेकंड, वहां पर कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनकी बातें हम आपको सुनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की बात आई सामने। रोशन है सर। सुनीता जी, आपने देखा ये आपका घर सामने ही है, हाँ किस तरीके का मंजर था उस टाइम? बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। किस तरीके का मंजर था जब ये आपदा आई? ऐसा का पत्थर का था ये तो पूरा। जब ये ऊपर से काफी तेज मलबा आया है, काफी चीख पुकार यहाँ पे आप सामने ही, मतलब किस तरीके से देखा आपने? इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। चीफ मिनिस्टर भी मिल रहे हैं लोगों से। आपने देखा वहां से लोग को कहा कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, और कौन क्या कर सकता था उस वक्त। लोग बस भागकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन जब आपके पीछे ऐसा सैलाब आ रहा हो तो क्या आदमी भागेगा और कहाँ जाएगा। वो इन गांवों में एक विस्लिंग सिस्टम होता है सर। हाँ, वो सीटी बजा रहे थे सब लोग ऊपर से। हाँ, कि जब भी कोई खतरा हो, मतलब ये खतरा तो इतना जल्दी आ गया था, लेकिन खतरा होता है तो वो विशिल करते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो जो भी लोग हैं वो भाग सकते हैं, बच सकते हैं वो। और दूसरा जो लोग आ सकते हैं मदद के लिए, उसमें काम में आता है। और इसलिए वो आप देख रहे होंगे कि जब आ रहा था तो भाग रहे थे लोग, बचने की कोशिश कर रहे थे। 7 सेकंड में हो गया सर, क्या आदमी भागेगा 7 सेकंड के अंदर? बताइए, अब ये जो आपने कहा कि अब ये तो एक किस्म की नई धरती तैयार हो गई, एक लेवल अप हो गया, लेकिन ये जो घर है, इन घरों में तो मलबा हटा के ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, सरकार पूरा हटाया जाएगा। भले मलबा वहां इकट्ठा हो गया है, बच्चों की संभावना कितनी है अब सेना देखेगी, लेकिन मुझे लगता है पूरी इसकी सफाई की जाएगी, मलबा हटाया जाएगा, बड़ी मशीनें मंगाई जाएंगी किसी सर। पेड़ देखिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ पूरे उसमें चलेगा। ये पेड़ आपको दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। ये कितने फीट लंबे पेड़ होंगे, ये पूरे उखड़ के उसके अंदर दब गए हैं सब। और वैसे ही पहाड़ों पर हाइट सरफेस भी बहुत हार्ड हो गया होगा, अगर पानी नहीं पड़ रहा तो पूरा हार्ड, पूरा घर दबा हुआ है। अब कैसे ड्रिल करके उसको खोदा जाएगा? कई फीट, मतलब 12-15 फीट ऊपर 2 मंजिल जितना करीब ये हो गया है। तो 2 मंजिल का मतलब 15 फीट 20 फीट के करीबन मलबा वहां पर आया है। मैं कह रहा हूँ आर्मी को आपको थैंक यू करना चाहिए कि आर्मी ने जितना जल्दी आकर वहां पर रेस्क्यू किया है, बहुत बड़ा काम वहां पर जो भी बचा सके वो उन्होंने बचाया है। और फिर ये है ना, आप उसको खोदेंगे भी, सब कुछ करेंगे तो वहां पर कितने लोग जिंदा बच रहे हैं, क्या बच रहा है वहां पर, क्या एयर, इसमें क्या होता है, एक और काम होता है, एयर पॉकेट्स बन जाती हैं। हम लोगों को बहुत निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ये पूरा मलबा आ रहा है तो ये जब रुक रहा होता है तो उसमें एयर पॉकेट्स बन जाती है। तो मान लीजिए आप नीचे फंस भी गए हैं तो जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। और जो SDRF की टीम है उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें वो पहचानते हैं लाइफ लोकेटर। हाँ, लाइफ लोकेटर। तो लाइफ लोकेटर से उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी रेस्क्यू होता है उतना ज्यादा फायदा वहां पर हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी त्रासदी है ये उत्तरकाशी की, और अभी तो पूरे पैमाने पर, क्योंकि सड़कें बह गई हैं तो इसलिए जिस इंटेंसिटी से काम हो सकता था उसमें कुछ असर तो ज़रूर पड़ रहा होगा। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ तो तुरंत मदद इसलिए पहुंच गई क्योंकि सेना का कैंप नज़दीक था,
बस बारिश ना हर्षिल पड़े, एक बड़ा मतलब केंद्र है, heavy वो rainfall नजदीक ना था। हो अभी। ये और कहीं दूर दराज के इलाके में हुआ होता तो और अभी है वहाँ पर वैसे heavy मेन rainfall रोड ना पर हो। है धराली जो है, तो अगर तेज बारिश होगी तो और तकलीफ हो जाएगी, मतलब अभी पानी ना पड़े कम से कम 48 पानी अभी मौसम खुला है, रानी का बता रही थी ना कि मौसम खुला है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। 48 घंटे खुला रहे मौसम, अगर बारिश फिर आ गई तो फिर सेना को बहुत दिक्कत होगी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो कम से कम मौसम खुला रहे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और बाकी जो जिस तरीके से कि जो पैदल जा रहे हैं, रमिका बता रही थी कि लोगों ने पैदल जाना शुरू कर दिया वहां पर, तो जब लोग पहुंचेंगे वहां होगा बहुत, मतलब एक बड़ा संकट है सरकार के सामने कि सब दिख रहा है लेकिन इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कितनी आबादी बता रहे थे सर आप इस गांव की? 580 लोगों की आबादी है। हाँ, करीबन 150 घर है वहाँ पर, तो उसमें से 580 लोग हैं। लेकिन अब वो घर इतने, यहाँ पर कैचमेंट एरिया में कितने हैं, ऊपर कितने हैं, वो फर्क उसका बच सकता है। कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा घर नहीं है, वहाँ पर होटल्स ज़्यादा हैं, घर भी कुछ हैं, तो कितने लोग दबे हैं वहाँ, कितने जैसे एक संख्या, क्योंकि कोई अनुमान ही लगाया जा रहा है अभी कोई कि 150 लोगों को वहां से बचा लिया गया। और उसमें बाहर के लोग भी होंगे ना, क्योंकि होटल्स हैं तो वो एम्प्लॉइज वहां पर कुछ है, या टूरिस्ट ट्रिपल डिजिट में जो है संख्या जा सकती है मृतकों की, ऐसा कुछ लोगों का अनुमान है। हो सकता है कि वो वहां पर। एक और अच्छी बात है कि बारिश का मौसम था, तो टूरिस्ट का जो सीजन है ना वो वहां पर नहीं है, लोग वहां पर उस तरह से रुके हुए। वरना हर्षिल तो बहुत लोग जाते हैं, हर्षिल तो बहुत लोग जाते हैं। जो गंगोत्री नहीं जा रहे वो हर्षिल तो जा रहे हैं, ये गंगोत्री का रास्ता है, गंगोत्री के लिए ऊपर जाने कुछ लोगों को जो है ये हेलीकॉप्टर वहां पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है, शायद कुछ लोग जो घायल थे उनको बचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख के थोड़ा आश्वासन मिलता है कि चलिए मदद तो पहुंच रही है कम से कम। वहाँ मुझे लगता है सेना का बेस है तो अस्पताल होगा, सब कुछ होगा, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होगी। तो हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति को जो है एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये धराली से आई तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सेना के अधिकारी, अफसर, जवान लगे हुए हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीमें जो हैं वो पहुँचाई गई हैं, मनोवैज्ञानिकों की टीम भी हैं उस टीम में। उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, क्योंकि वो ऐसा लगता है ना कि सब कुछ लॉस्ट कर दिया, तो वो लोगों को वहाँ पर संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आपका देखते देखते घर चला गया, परिवार चला गया, बच्चे हैं या जो भी लोग चले जाते हैं, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बड़ा होता है, और वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। अब ये तो इसका क्या, अभी वैसे ही दिमाग में ख्याल आया, मुझे नहीं पता कि इससे कनेक्टेड है या नहीं है। अभी भारत ने एक बहुत महंगी सैटेलाइट लॉन्च की है, वो भारत और मतलब इसरो और नासा ने मिलकर बनाई है। वो मेरे ख्याल से 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था। वो पूरी धरती को मैप करेगी और वो नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए ही एक साइंटिफिक तरीका निकाला गया है कि भाई कहीं अगर कोई ऊपर पहाड़ों में, जैसे कि मैं कुछ और जियोलॉजिस्ट को भी सुना तो उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि ये क्लाउड बर्स्ट हो, बादल फटा हो इसलिए पानी आया, जरूरी नहीं है। ऊपर ग्लेशियर भी टूट सकता है, ग्लेशियर भी टूट सकता है, ग्लेशियर में कोई झील बन गई हो, उसका बांध टूट गया हो, ये भी हो सकता है। तो ये चीजें शायद उस सैटेलाइट से पता चल पाए। संयोगवश अभी मैं कुछ जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ ही 2 दिन पहले था, और वो लोग लद्दाख से लौटे थे। भारत सरकार इस इलाके में जो बद्रीनाथ केदारनाथ का इलाका है, यहाँ पर वो इसी पर अध्ययन कर रहे हैं जो क्लाउड बस्ट वहाँ किस तरह से होता है। और जो आपने शब्द कहा ये बड़ा अच्छा आपने बताया, अच्छा हुआ मेरे ध्यान में आया। वो असली चिंता ग्लेशियर्स के पिघलने की है, और धीरे धीरे वहाँ उन इलाकों में वो ग्लेशियर जैसे माड़ा के ऊपर जाएंगे, जिसको देवताल कहते हैं, जो चीन की सीमा के एकदम नज़दीक है, वहाँ ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। गंगोत्री पर ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। और जो ये बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के ऊपर जो है, जहाँ पर हम बड़ी आसानी से, जो भूवैज्ञानिक लोग हैं जो जाते हैं तो ग्लेशियर देखते हैं, वो ये बता रहे हैं कि पहले से वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। और ये सिर्फ एक तरफ की चिंता नहीं है, ये देश के हर उस हिस्से की चिंता है। जैसे अभी वो लोग होकर आए तो लद्दाख में उन्होंने 2 AWS जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होते हैं उसको वहां रख के आए। तो ये सब वही कोशिश है, क्लाउड बर्स्ट को क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, और थोड़ा इतना समय मिल जाए जिससे कि रेस्क्यू किया जा सके। अच्छा, ये कुछ और जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं हम, ये केवल उस वो जो रिवर बेड कह लीजिए या उसकी तस्वीरें नहीं है, और दूर इसके आसपास भी जो है दूर दूर तक वहां भी वो मलबा पहुंचा है ना जी। तो उसका प्रेशर भी इतना था, और ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर नाले का रास्ता था, उसको सीधा आ जाना था, मतलब मुड़ करके इधर आ जाना था, और वो बाईं तरफ चला गया और सब कुछ बहा करके ले गया। ये तो आजकल काफ़ी सरकारों की क्षमताएं भी बढ़ गई हैं, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स जो हैं बहुत वेल इक्विप्ड हैं। और भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स जो हैं वो दुनिया भर में मानी जाती हैं कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में हम स्पेशलिस्ट के तौर पर जो हैं अपनी टीम्स भेजते हैं।
तो ये भी, इसके लिए भी मुझे लगता है कोई एक स्पेशलिस्ट टीम होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाई उनको आग से भी लड़ना है, पानी से भी लड़ना है, भूकंप से भी लड़ना है, सब कुछ है। उनका एक्सपर्टीज इसमें है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तस्वीर बार बार आ रही है, ये है क्या, क्या लग रहा है आपको? मतलब ये वही जगह है ना जहाँ पे सब कुछ खत्म, कोई पुल लग रहा है ना, जो पुल, ये पुल रहा होगा ऐसा लग रहा है। और अगर आप ध्यान से देखिए उसकी जो लाइन है वो तो बड़ी पतली सी है, पानी तो उतने में से ही जाना था, और जो बड़ा मलबे का हिस्सा है वहीं कल हम लोगों ने देखा था कि वो घर बने हुए थे, घर या होटल जो भी रहे हों, क्योंकि यहां से तो अनुमान लगाना कठिन है, और वो पूरा वॉश आउट हो गया है। तो पानी अभी भी आप अपनी वाली धारा में आ गया है, लेकिन वो मलबा बता रहा है कि तबाही कितनी बड़ी है। और कई बार जिसको लेकर थोड़ी चिंता ज्यादा होती है कि आप वो लाइन आई, एक समय के लिए छोड़ के चली गई, और कहा जाता है कि एक दशक के बाद लगभग वहां फिर से वो पलटकर पानी आता जरूर है। मतलब इसको आप वैसे भी बाढ़ के संदर्भ में सोचें तो जो कैचमेंट एरिया है, जो उनका बहाव का एरिया है, या जिसको कहते हैं जो मलबे का एरिया है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाती है, बेहद एक चीज आपने अभी गौर की, अभी जब तस्वीर, ये इससे जस्ट पहले वाली तस्वीर चल रही थी, ये तो नाले का रास्ता था जिसके जरिए मलबा आया, नदी तो सामने बह रही थी। हाँ। और वो नदी बिल्कुल चोक हो गई है, ये देखिए, ये नदी है ना, वो आगे मलबा इतना आ गया, वो नदी चोक हो गई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये पानी का फिर फ्लो की प्रॉब्लम, पानी का फ्लो रुक गया है। मैं वो जो पानी रिवर का जो हिस्सा है, नदी का रास्ता, वो भी मलबे ने रोक लिया है। देखिए आमतौर पर पहाड़ी नदी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उनका एरिया बहुत छोटा होता है, लेकिन जब क्लाउड बस्ट होता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर बगल से पत्थर आता है, मिट्टी आती है, भुरभुरी मिट्टी आती है, वो सब मिलके बहुत बड़ा इलाका बनता है, और तब प्रिडिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जो है वो तो मतलब कल वाला वो जो दृश्य है वो जब भी याद आता है तो लगता है कि उसके बाद किसी के हाथ में कुछ है क्या, सिर्फ आप कितना जल्दी प्रिडिक्ट कर लेंगे। और ये तो बिल्कुल लग रहा है कि वो पुल शायद रहा हो, पता नहीं। उसके आसपास आपने देखा सेना के जवान थे, तो वहां भी वो कुछ तलाश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिस तक कोई मदद पहुंचाई जा सके। वहां तक कहां पहुंचा जा सकता है, क्या किया जाए। ये देखिए एक और तस्वीर हवा से जो है पता लगता है कि और आसपास के इलाके, जंगलों के बीच में, पहाड़ों, पेड़ों के बीच में जो घर बने थे वो भी सब इसमें दब गए हैं, पेड़ ही दब गए हैं, पेड़ ही दब गए हैं। ये देखिए वो खत्म हो गए हैं। वो कितने ऊंचे देवदार और बड़े होते हैं, मतलब हाइट ज्यादा होती है ना, पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट काफी होती है ज्यादा। तो इतनी बुरी आपदा है कि सेना को समझने में मुश्किल आ रही होगी कि मतलब रेस्क्यू शुरू कहां से करें, किस तरीके से करें, इतना ज्यादा मलबा पूरी जगह फैल गया है। केदारनाथ भी यही था। हाँ, केदारनाथ तो इससे ज्यादा भीषण, मतलब क्योंकि वो तो फिर लोग थे सर, और वो पूरी जो वैली थी वो ऊपर से नीचे तक सब कुछ ही बहा के ले गई थी, उसमें तो कई सेंटर्स थे। बहुत ज्यादा, 2013 की घटना है वो जी। तो वो, और उसमें आज तक पूरा डेथ का जो है कोई सही टोल जो है यहाँ पर सही भी है नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सर्च कर रहे हैं तो वो किस तरह से नहीं। यहाँ तो एक है कि गांव के जो एक रिकॉर्ड होता है कि गांव के जो लोग हैं जो होटल में आए हैं, और ये चूंकि सारी आपदा इसी के एक जगह पर, सर्टेन जगह पे, वो तो केदारनाथ मंदिर के पीछे से आया था, तो पूरा कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना कि जहां हम खड़े हैं यहाँ नीचे होटल है। हाँ ठीक बात, अगर वो दब गया है तो उसको निकालना भी मुश्किल है। ये है उत्तरकाशी की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर हैं। धराली में जो मलबा आया और उसने जो सैलाब बन के सब कुछ बहा ले गया, वो उसके बाद का जो वहाँ का मंजर है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ा संकट का समय स्थानीय लोगों के लिए है। अच्छा, ऐसे में लगता है कि लीडर्स के लिए भी मुश्किल काम होता है, क्योंकि कई बार नाराज होते हैं लोग। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन लगता है कि पूरा देश कुछ करे। ऐसी आपदा जब कहीं आती है, लेकिन क्या करें, बिल्कुल सवाल ये। लेकिन सर एक खबर भी है इसमें कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक जो हैं उत्तराखंड की टीम, वो सब लोग जितनी व्यवस्था सुधार कर सकते हैं, जितने इसमें मदद कर सकते हैं, पूरी टीम वहाँ चली गई है। मतलब संघ का एक बड़ा ये कि जब ऐसी आपदा आती है, ऐसा कोई परेशानी होती है, तो तत्काल संघ के स्वयंसेवक पहुँच जाते जो आसपास होते हैं। तो देहरादून के उसके आसपास के जहाँ संघ की शाखा है, संघ के जो स्वयंसेवक है, वो अपने अपने सामर्थ्य में, अपनी सुविधाओं में जितना हो सकता है वो सब लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छी बात है, जिससे जो बन पड़ता है, जो भी वहाँ पर है उसको मदद करनी चाहिए। ये देखिए कुछ और तस्वीरें, जब ये सड़क से जब चीफ मिनिस्टर जा रहे थे सेना की गाड़ी से, तब उन्होंने ये तस्वीर उनकी टीम ने ली होगी, या वही है। पूरी वैली जो है वो घाटी में मलबा ही मलबा आपको दिखाई दे रहा है। कितना मलबा आया होगा आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा इलाका जो है सब कुछ ढक दिया उसने। रुकता हुआ भी रहता है ना, जितना आ रहा है उसके बाद भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तो जमा होता ही रहता है।
तो बेसिकली ये जो है ये प्रॉब्लम, अब ये देखिए ये पानी है, हाँ, ये पानी दिख रहा है आपको, ये पानी इधर इतना चौड़ा है और आगे जाकर के बिल्कुल संकरा हो जाता है पानी का फ्लो, क्योंकि आगे मलबा, ये देखिए ये नदी है और उसके बगल में मलबा और रास्ता रोक दिया मलबा ने पूरे नदी का। तो नदी तो खैर अपना रास्ता अब खुद ही बनाएगी, लेकिन ये देखिए इतना, इससे मैग्नीट्यूड पता चल रहा है आप इस त्रासदी का, कितना बड़ा, और इतना मलबा हटाने का कितना बड़ा एक टास्क है। मलबा कैसे हटेगा, इतना बड़ा मलबा कहाँ लेके फेंका जाएगा, इतना मलबा रखे तो रहने देंगे नहीं, इसके ऊपर तो कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, हटाना ही पड़ेगा मलबा। तो उसको हटाने की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको हटा के कहाँ भेजना है इतने मलबे को, उसके बाद फिर सड़कें बनना, उसके बाद घर बनना, उसके बाद देखना कि यहाँ बनेगा नहीं बनेगा। अरे कल मैंने जब ये हुआ भी कुछ घंटे ही हुए थे इसको, तो हमने तस्वीरों में देखा था कि मलबा भी धीरे 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 बह रहा था, तो ऊपर से भी आ रहा है ना थोड़ा सा जितना, लेकिन अब रुक गया, अब रुक गया है, वो जम गया होगा, तो अब ये लगभग कंक्रीट जैसा हो गया, कंक्रीट हो गया है, तो अब वो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी होता है सरोज जी कि ये जैसे बड़ा क्लाउड बस्ट हो गया तो उसके बाद लैंडस्लाइड्स के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो मलबा जितना ऊपर से आ रहा है, जितनी पहाड़ तोड़ता हुआ आया, तो हाँ, तो बाकी चीज़ें और कमज़ोर होती हैं, तो वो भी उसको लैंडस्लाइड के लिए बदलती हैं और उसका भी नुकसान होता है। पहाड़ों की एक अपनी अलग तरह की समस्या है। अब ये तस्वीर देख के सवाल ये आता है, क्या धराली कभी दोबारा बस पाएगा, जैसा था वैसा बन पाएगा? मुझे लगता है कि इससे बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर फिर से बसाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर ये ऐसा इलाका है तो जाहिर है कि उसके भीतर जाने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी जो राहत कार्य है, जहां उम्मीद बची हुई हो, वैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आशंका उम्मीद के बीच में चमत्कार ही सिर्फ है, क्योंकि जिस तरह का मलबा दिख रहा है उसमें अब कोई रेस्क्यू करके किसी को बचाया जा सकेगा तो शायद कुछ लोग होंगे, बचे हुए जो लोग हैं जो बचाए जा सके वो किया जाए, लेकिन वहां पर फिर से कुछ बसाने की कोशिश ठीक नहीं है। और इस पर तो सोचना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ऊपर से लेकर ऋषिकेश तक क्या हमें गंगा के किनारे किनारे या जहां जहां से नदी आ रही है, पानी आ रहा है, वहां इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कोई एक रेगुलेशन कुछ तो तय करना पड़ेगा, वरना होता है और उसके बाद हम कुछ दिन तक ऐसी चर्चा करेंगे, कुछ समय तक चिंता होगी, फिर हम वहीं घूमकर चले जाएंगे और वो जो रिवर, तो देखिए बहुत लंबा डिबेट है। वैसे ही देखें तो पहाड़ जो है हमारे खाली हो रहे हैं, मतलब पलायन होता है पहाड़ों से। गांव आप खासकर उत्तराखंड के गांव में जाइए, आप अगर खाली ऊपर जाएंगे गांव आपको खाली मिलेंगे, ज्यादा लोग नहीं मिलते, क्योंकि काम की तलाश में सब नहीं। इसमें एक और समस्या है सर, जो तो कल बात हो रही थी सरकार की तरफ से, जो सर ने कही बात हर्षवर्धन जी ने कि भाई बसाया जाएगा कि नहीं, कि उत्तराखंड की जो ज़मीन है उसमें 73% करीबन पहाड़ और जंगल है, तो जो उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो उस सरकार की, वहाँ पर जो भी सरकार रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम ये हो रही है कि या तो घर खाली हो रहे हैं या जो लोग हैं उनको बसाने और उनके काम की व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि आपके पास जगह कम है और आबादी बढ़ रही है, तो इसलिए ये मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पर हाँ वहां से पलायन रोकने के लिए वो लोग तो वहीं बस रहे हैं। टूरिज्म एक जगह है तो जहाँ पर टूरिस्ट होगा उसी के किनारे पर वो कुछ बसा सकते हैं। उत्तराखंड की अब ये जो सरकार है इसने काफी काम किया टूरिज्म नीति को लेकर के, होम स्टेज को लेकर के नई पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो एक तरफ तो आपका प्रयास ये है कि हमारे स्थानीय लोग वहीं रहें, उनकी वहीं रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए। टूरिज्म अब टूरिज्म आपको अगर बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं। इस पर भी आपत्ति की जाती है कि ऑल वेदर रोड्स जो हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें पहाड़ों में पहाड़ काट करके बनाने की क्या ज़रूरत है। कुछ जैसा जो नेचर ने आपको दिया है उसके बीच में कम से कम छेड़छाड़ में काम कीजिए। तो ये बहस आज की नहीं है, खैर ये तो बहुत पुरानी डेवलपमेंट और इसका साइड इफेक्ट, हाँ मतलब वो नेचर और डेवलपमेंट की। टनल में भी तो मजदूर फंस गए थे, उत्तराखंड में हुआ था जब टनल में मजदूर फंस गए थे। कहीं न कहीं कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। मैं इसको दूसरा भी देखता हूँ कि सड़क बनी तभी वहां के लोगों के लिए जीवन आसान, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं तो 2003-04 में रहा, तो अभी तो स्थिति फिर भी है ठीक है। तब तो होता था कहीं हो गया तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग पकड़ते थे और ऊपर ले जाने के लिए सिलेंडर तक पीठ पे लाद के कल जब तस्वीर आई मलबा आ रहा था जिस टाइम उस वक्त पिक्चर्स देख के पता लग रहा था ना कि इस गांव में पहुंची है रोशनी, विकास की रोशनी पहुंची हुई थी, सड़क बनी हुई थी, लंबी अच्छी सड़क थी, भवन थे बड़े। ये देखिए अब ये जो राइट में हमने आपको दिखाया ना, ये समझ लीजिए ये था और अब ये रह गया है। जब लाल निशान है मतलब ये सब मलबा हो गया, सारे पेड़ घर, उतना बड़ा हिस्सा जो है ये मलबा अपने साथ ले गया, पूरा बंजर कर दिया। ये है परिस्थिति। ये अच्छा ग्राफिक दूसरा हमारा देखिए वो रास्ता नदी का कतई नहीं था,
नहीं वो नाला है। नहीं वो बरसाती नाला है, बरसात क्लाउड बस्ट है। नदी तो आपकी पतली सी धारा ये ऐसा नहीं, नदी अलग है, शीरगांव नदी है, और इधर जो है वो बरसाती नदी, बरसाती नाला है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उससे वहां पर मलबा तो उसी से आया, उससे आया। तो इसी में शायद कहीं ये पुल भी दिखेगा तस्वीर में, राइट वाली तस्वीर में, हाँ, जिसमें बाई वाले में आप देख ही रहे हैं। उन दो चीजों के बीच में बैलेंस कैसे हो सकता है कि डेवलपमेंट भी हो और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कम से कम हो, क्योंकि प्रकृति के ऑल वेदर रूट्स बनाना जरूरी भी है, काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ तक अब ये देखिए ना, जैसे ये जगह इतनी खूबसूरत सुंदर जगह है और ये एक पेनिनसुला जैसा लग रहा है ना, नदी की तरफ बाहर लैंड जो जमीन जो है प्रोजेक्टेड सी है ये, तो यहीं पर मकान वो होटल वगैरह सब बने हुए थे। अभी सही है, टूरिस्ट स्पॉट है तो आपको नदी के पास ही रहना है। उत्तराखंड का बेसिक काम टूरिज्म पर चल रहा है ना सारा, तो वो नदी के किनारे या सड़क के किनारे ही बसे हुए होते हैं लोग, और जो टूरिस्ट जाता है वो उसको लगता है कि भाई रिवर के बहुत करीब से करीब रहा जाए। ये लेकिन अब देखिए कि रेस्क्यू वर्क में क्या अपडेट क्या आता है। सवाल ये है कि कुछ नई जानें जो हैं बचा पाए हम कि नहीं बचा पाए, कुछ घर जो हैं उनका मलबा हटा करके देख पाए कि नहीं देख पाए। सब काम हालांकि कल से चल ही रहा होगा। अब मौसम थोड़ा साफ हुआ है तो उसमें थोड़ी तेज़ी भी आएगी, लेकिन वो जो सड़कें बह गई हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब हैवी मशीनरी यहाँ लाओगे, कैसे लाओगे आप? हेलीकॉप्टर से लाओगे? कितनी हेलीकॉप्टर से भी नहीं आ सकती उतनी बड़ी मशीन। सेना के विशेष जहाज अगर लगाए जाएंगे, चिनूक इसमें यूज कर रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर चिनूक को यूज कर रहे हैं, चिनूक को यूज कर रहे हैं, क्योंकि चिनूक इसमें बहुत मदद कर सकता है। एयरलिफ्ट कर सकता है सर, हैवी एयरलिफ्ट को, हाँ तो बड़ा उसके जरिए पहुंचाई जा सकती है। वो जो आप बता रहे थे टनल वाला मामला, वहां भी हेलीकॉप्टर से मशीन पहले भी उसी ने किया था, चिनूक के जरिए ही लास्ट जो रेस्क्यू। अभी आर्मी के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर्स में से चिनूक हैं, जिनको अपडेटेड हेलीकॉप्टर्स माना जाता है। तो ये आपके लिए अभी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां का दौरा कर रहे हैं, एरियल सर्वे भी किया, वो जमीन पर भी गए, लोगों से भी, स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बात की है। सरकार राहत तो दे सकती है, पुनर्वास की व्यवस्था भी कर सकती है, लेकिन जो जाने गई फिर वो तो गई, और एक आशंका हमेशा के लिए मन में पैदा हो जाती है। असली सवाल क्या हम ये क्या कभी भी हो सकता है? ये कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ की जितनी ये है आप, अच्छा अभी जब हम देख रहे हैं तो जगह जगह पर बाढ़ की स्थिति जो बनती है, तो हम मैदान से लेकर पहाड़ तक इस समस्या से ग्रसित हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, नदी के इलाके में आदमी की जाने की जो इच्छा है, जो रोमांच है, वो उसकी जान का खतरा बन रही है। क्योंकि ये नहीं हो सकता है ना आपकी एकदम किनारा जो होगा वही बनाएंगे, और ये जो घर दबे हुए हैं पहाड़ पर, तो एक मंजिल का घर होता ही नहीं, क्योंकि नींव में ही 2 मंजिल लग जाती है, क्योंकि उसको तो आपको एक कोई समतल जमीन तो है नहीं। इसका मतलब ये घर कितना नीचे दबे होंगे कि कम से कम 2 या 3 फ्लोर का होगा, जैसे जो कुछ दिख रहे हैं इतने अंदर तक दब गए, यानी इतना मलबा आया हुआ है। तो ये पुल ही था, ये तो पूरी तरह दिख रहा है। हाँ अभी तो ये बिल्कुल खत्म हो गया पूरा। अब अभी देखिए ना, ये जो दिख रहा है, नदी कितना नीचे रही होगी, पूरा मलबा भर गया और मलबा आ गया। ये तो सही कह रहा है, 20-25 फीट, बिल्कुल 20-25 फीट मलबा है, 15 फीट कम से कम वो मलबा वहां पर रहा। लेकिन अभी यहाँ की चिंता तो हम कर रहे हैं सर। अभी तो जो मैदानों में जो बाढ़ आई हुई है, शहरों के शहर जो है हमारे, राजस्थान में देखो, राजस्थान में कितना पानी आ गया। सभी जगह, मतलब कोई भी राज्य या शहर जिला का नाम ले तो वो सब जगह वो का वो फंसा हुआ है। तो उसको तो वो तो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम है ना। वहां भी वही प्रॉब्लम है, आपने नदी का रास्ता रोका है तो नदी का रास्ता रोका है, रास्ता नहीं रोका है। आपको ये लगता है कि अब अभी सूख गई है तो हमारा इलाका हो गया, वही बात। हाँ वही बात हो गई ना। तो अब मतलब जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ, मुझे भी 2-3 लोगों ने फोन किया कि आपके शहर में तो बड़ी बारिश आई हुई, प्रयागराज में। तो ठीक बात है, लेकिन हम तो एकदम किनारे गंगा के मोहल्ले के दारागंज के हैं। कहाँ बाढ़ है? जो नीचे की तरफ घर है, कुछ घर हैं जो पुराने हैं जहां तक आता है। और अब जो जिसपे आप लोग कुंभ के समय में पूरा गंगा पथ था, जो नागवासुकी मंदिर के सामने से जाता था, दशाश्वमेध घाट, वो सब डूब गया। तो वहां तो ये व्यवस्था है नहीं, तो शायद वहां भी आश्रम बन जाते, होटल कुछ लोग बना लेते। तो ये जो लोभ है, इस पे भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ रोक लगे। नहीं, लेकिन जब इतना पैसा वहां पर कुंभ के दौरान, महाकुंभ में सरकार ने खर्च किया है, बहुत डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो वो कहाँ दिखाई दे रहा है? यदि नहीं, वो तो है ना, जितना दोनों का बहुत, मतलब वो व्यवस्था तो पूरी तरह से की गई। आप ये भी समझिए कि जहां टेम्परेरी था उसमें परमानेंट बहुत सी चीजें की गई। अब तो ये बाढ़ का पानी जब उतरेगा तब जाके सितंबर के बाद अब समझ में आना शुरू होगा कितना है ये। अब देखिए, वैसे अब बात करें भाई, तो नेचर जो है वो तो कभी भी आपको झटका कभी भी आ सकता है। अभी भूकंप आ गया इतना बड़ा, कोई प्रेडिक्ट कर पाया भूकंप को?
सुनामी आ गई, इतने देश उससे जो है परेशान हुए। लेकिन उसमें एक फर्क है ना सर, ये बिल्कुल ठीक है सवाल आपका कि सुनामी आ गई या जो भी हमारे नेचर की जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा जैसे, उसको आप दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पे कैजुअलिटी को देखिए, नंबर ऑफ कैजुअलिटी भारत में कितनी होती है और जापान में कितनी हो रही है। 8.8 अभी भूकंप था, तो वहाँ कैजुअलिटी कितनी है, इसको भी मतलब आप केवल ये एक्सक्यूज़ देते रहें कि हम प्राकृतिक आपदा से क्या करेंगे और दुनिया भर में आ रही है। प्राकृतिक आपदा से के इंतजाम क्या किए गए हैं, उन यहाँ तो 4.4 पे 5.5 पर आ जाए तो फिर बहुत सारे इलाके दरदरा के गिर जाते हैं। वो 8.8 है, हिंदुस्तान में आप 8.8 सोच सकते हैं भूकंप क्या त्रासदी होगी, उससे कितना नुकसान होगा। उन सब बातों पर ये किसी सरकार इसको है ना हमेशा सरकार की तरफ से नहीं लेना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसका उत्तर एक ही है। एक जरूरी बात, हमने इस मामले में अपने आप को, और जो विजय जी कह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। जैसे आप कहते हैं ना कि कहीं सुनामी आने जा रही है, कहीं इस तरह का कोई बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, कहीं कोई ऐसी स्थिति आ गई, अब ये क्लाउड बर्स्ट से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जब इस तरह की चीजें होंगी तो आप समय नहीं होता है, लेकिन जहां समय है, हमने कहां देखा, हमने उड़ीसा देखा, हमने बंगाल देखा, मतलब हमने वो करके दिखाया है पिछले 10 वर्षों में। अब सवाल यह है कि क्या हम क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट पहले, और हम वो सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि उस 10 मिनट में वहां जितने लोग हैं उनको अलार्म हो जाए और वहां से निकल कर चले जाएं। ये क्या हम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की बात है, भारत आज दुनिया में दूसरे देशों को, हाँ जापान तो बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है ना, जापान में तो घर भी वैसे बनते हैं। आज भी कोई भूकंप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। इतनी तकनीक होने के पास दुनिया के पास कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। सुनामी आजकल लेकिन जहां आता है वहां तबाही होगी, उससे अगर सुनामी आएगी तो फिर आपके पास कुछ समय हो सकता है, कोई पानी आ रहा है। यहाँ तो वो भी हमने तो देखा ना, गिना है 30 नहीं, इस घटना में इस घटना में आप क्योंकि हम सामने देख रहे हैं तो बस आया और वो किसी को कोई मौका ही नहीं था। इसमें लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो कितनी आवाज उनकी गई होगी। कई बार तो मुझे ये भी लगता है ना कि चूंकि हम लोग खुद अपराध बोध से हैं, रोज प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पहाड़ नदी सब, लेकिन कई बार तो यूं भी होता है कि बिना किसी मैन मेड क्राइसिस के भी नेचर अपना प्लेस बदलता है ना। हम तो जानते हैं कई बार वो चेंज करता है, तो कई बार ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन जहां तक संभव है ऐसा नहीं होता। हाँ, जहां तक संभव है उसको बचाना चाहिए। उत्तर एक ही है, तब भी वो है टेक्नोलॉजी। क्या ऐसी खास तौर पर जैसे हिमाचल है या उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बहुत होती हैं, इसके लिए कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हो, डेडिकेटेड सैटेलाइट, ये सब काम कर रहे हैं, ग्लेशियर्स को ऑब्जर्व करते हो, कर रहे हैं, ऐसा होता होगा, ऐसा हो रहा है काम इस पे बहुत, और इसीलिए बहुत कम हुई है हमारी जो नुकसान है वो काफी कम हुआ है। कैजुअलिटीज लगातार कम हो रही है। और सुनामी में तब आजकल हम पूरा का पूरा खाली करवा लेते हैं, सुनामी जब तक आती है तो उसके लिए काफी काम होता है। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है सर, ये प्राकृतिक आपदा सुनामी जो हो रहा है वो तो ठीक है, वो हर्षवर्धन जी के शहर से लेकर विजय त्रिवेदी के शहर तक जो बाढ़ का पानी आ रहा है, उसमें तो किसी उसकी जरूरत नहीं है ना। उस सिस्टम को कब ठीक करेंगे? वो स्मार्ट सिटी के चार्ट को थोड़ा सा दोबारा से देखने की जरूरत है। बिहार हर साल बह जाता है एक बड़ा हिस्सा, तो फिर दुनिया इससे परेशान है, चाइना परेशान है। अमेरिका में देखिए बड़े बड़े न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेट्रो के अंदर पानी भर गया, चाइना पूरा न्यूयॉर्क में पानी था, वॉशिंगटन डीसी के अंदर मेट्रो के अंदर पूरा पानी भर गया। तो अमेरिका इसको रोक नहीं पा रहा, तो इंडिया एकदम से कैसे उसको रोक लेगा। लेकिन ठीक है, सरकार को टाउन प्लानिंग प्रॉपर करना चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं हो, शहर के अंदर पानी की निकासी की व्यवस्था प्रॉपर हो कि भाई पानी भरे नहीं है एक जगह। इतना तो हो गया है सर कि किसी भी डिजास्टर के बाद, प्राकृतिक आपदा के बाद हमारा रिस्पांस बहुत इफेक्टिव हो गया है, रेस्पॉन्स फास्ट हो गया। इसमें इसी से हमारी उम्मीद है, जिसको हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आशंकाओं और संभावनाओं के बीच में चमत्कार हो जाए, कहीं और जाने बच जाए।